सो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। आज हम लोग पढ़ेंगे 25 इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, चलिए। पहला टर्म है अकाउंट। ठीक है ना। अकाउंट का मतलब क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस बोथ कैश एंड क्रेडिट अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग है, जो कि कैश ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर आता है। या तो सैलरी हो सकता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस का हेड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का हेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अ पर्टिकुलर हेड लाइक एसेट्स, लाइबिलिटी एट्सेट्रा, तो ये एक्सपेंसेस का हेड भी हो सकता है, कैश या क्रेडिट एक्सपेंसेस का या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, जैसे कि सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। और फिर एसेट लायबिलिटी का भी हिसाब हो सकता है, जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इट शोज अमाउंट्स, इफेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट हम लोग को ट्रांजैक्शन का अमाउंट, उसका इफेक्ट और डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड, नंबर टू में क्या है? कैपिटल। कैपिटल मतलब इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में जो पैसा मालिक इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहा जाता है। या फिर बाय पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, यानी कि जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उसको कैपिटल कहा जाता है। ये कैपिटल जो है, it can be money or assets having monetary value. Basically capital is a resource for the business, और ये resource पैसा भी हो सकता है और कोई assets भी हो सकता है, लेकिन उस asset का monetary value होना चाहिए। मतलब उस asset का value पैसों में express होना चाहिए। It is a liability of the business or towards the partners. तो business के point of view से capital जो है वो liability है प्रोपाइटर के मतलब प्रोपाइटर की ओर या फिर पार्टनर्स की ओर। ठीक है, चलिए नंबर थ्री में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नोट भी है कैपिटल के रिगार्डिंग, देखते हैं। लायबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेस इंक्रीजेस विद फर्दर इन्वेस्टमेंट्स मेड। अगर एडिशनल कैपिटल, वो एसेट हो सकता है, पैसा हो सकता है, बिजनेस पे इन्वेस्ट हुआ तो कैपिटल बढ़ता है, और जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। तो लायबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेस इंक्रीजेस विद फर्दर इन्वेस्टमेंट्स मेड एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तब भी लायबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। तो कैपिटल बढ़ता है और कैपिटल के साथ साथ लायबिलिटी भी बढ़ता है। ऑल्सो डिक्रीजेस विद द अमाउंट विथड्रॉन। और अगर कैपिटल निकाल लेता है पार्टनर या फिर सोल प्रोप्राइटर तो कैपिटल कम हो जाता है, और जैसे जैसे कैपिटल कम होता है वैसे वैसे लायबिलिटी भी कम होते जाता है। और अगर पार्टनर या फिर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का कैपिटल निकाल लेता है, बिजनेस से पैसा कम हो जाता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है ना। ड्राइंग्स हम लोग देखेंगे लास्ट में, ड्राइंग्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और लॉस इनकर्ड इन द बिजनेस। और अगर बिजनेस में लॉस हुआ तब भी कैपिटल कम हो जाता है, क्योंकि जैसे प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल के साथ, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। लॉस के केस में रिवर्स होता है, लॉस सब्ट्रैक्ट होता है कैपिटल से, और अगर कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा तब कैपिटल कम हो जाएगा, और अगर कैपिटल कम हो जाएगा तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है? चलिए, लायबिलिटीज मीन अमाउंट ओड दैट इज पेएबल बाय द बिजनेस। जितना पैसा बिजनेस को पे करना है वो लायबिलिटी माना जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस जो है वो मालिक के पैसे से चलता है या फिर पार्टनर्स के पैसे से चलता है। तो फिर बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैसा मालिक को या फिर पार्टनर्स को रिटर्न करने का, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। तो लायबिलिटी जो है वो जो पैसा बिजनेस को रिटर्न करने का है मालिक को या फिर पार्टनर को, उसको लायबिलिटी कहा जाता है। लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, कितने तरीके के लायबिलिटीज होते हैं। पहला जो है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी कितने टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है?
लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर्स दैट इज प्रोपाइटर और पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का जो लाइबिलिटी है प्रोपाइटर की ओर या फिर पार्टनर्स की ओर, उसको इंटरनल लाइबिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में क्या है? एग्जाम्पल्स में है कैपिटल या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है ना, ये इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल हुआ। नंबर बी में क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या है? लाइबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स दैट इज अदर देन द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ओनर्स मतलब प्रोपाइटर और पार्टनर्स को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो अदर देन ओनर्स माने जाते हैं। तो अदर देन ओनर्स, अगर बिजनेस का कोई लाइबिलिटी है बाहर के आदमी के, मतलब बाहर टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स, तो उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी माना जाता है, ठीक है ना। बाहर का आदमी मतलब प्रोपाइटर या फिर पार्टनर नहीं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल्स आर बैंक ओडी, एलटीबी मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर अदर कोई भी लाइबिलिटी हुआ तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी माना जाएगा। तो ये तो हुआ फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है फ्रॉम द सेटलमेंट टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू। सेटलमेंट मतलब लायबिलिटी का रीपेमेंट, कब तक लायबिलिटी जो है वो रीपेड होता है, ठीक है ना। इससे इसका क्या क्लासिफिकेशन है? पहला है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर एक साल से ज्यादा टाइम लगता है लायबिलिटी का रीपेमेंट होने में, तो उसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। एक साल से ज्यादा टाइम अगर लगता है कोई पेमेंट करने में, ठीक है ना। एग्जाम्पल हुआ लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सब एक साल से ज्यादा टाइम का जो है लायबिलिटी है, क्योंकि ये एक साल के बाद ही पेमेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर बी में क्या है? नंबर बी में है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? उस पहले वाला लायबिलिटी का उल्टा, दैट इज नॉन करंट का उल्टा ऑफ कोर्स। लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन ए ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर एक साल के अंदर अंदर लायबिलिटी पेमेंट हो जाता है तो उसको हम लोग करंट लायबिलिटी मानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल हुआ क्रेडिटर्स, बीपी मतलब बिल्स पेबल, या फिर कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स। याद रखिएगा करंट लायबिलिटी जो है वो एक साल के अंदर पेमेंट होता है, और नॉन करंट जो है वो एक साल के बाद पेमेंट होता है। कोई भी नॉन करंट मतलब एक साल के बाद का केस है, ठीक है। चलिए फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the properties both tangible and intangible owned by an entity or enterprise। तो कोई भी बिजनेस का प्रॉपर्टी हो सकता है, वो टेंजेबल प्रॉपर्टी हो सकता है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब टचेबल या फिर अनटचेबल, जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर वो कोई एंटिटी और या फिर एंटरप्राइज ओन करता है तो वो बिजनेस का एसेट है। एंटरप्राइज का मतलब आप लोग जानते ही है, बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस या कोई भी एंटिटी अगर कोई प्रॉपर्टी ओन करता है, भले ही वो टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो, तो उसको एसेट कहा जाता है। एसेट्स आर द रिसोर्सेस ऑफ एन एंटिटी। तो एसेट्स जो है वो एंटिटी का या फिर बिजनेस का रिसोर्स है, क्योंकि एसेट्स का यूज करके ही बिजनेस जो है वो अपना ऑपरेशन चलाता है और अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस करके सेल भी करता है, ठीक है ना। तो एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी विच आर बीइंग यूज्ड टू गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो एसेट्स का यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स पाया जाता है, क्योंकि एसेट से ही प्रोडक्शन होता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, और वो गुड्स और सर्विसेज को हम लोग सेल करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एग्जांपल्स क्या है एसेट्स का? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में क्या है? सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, या फिर स्टॉक हो गया। ये है एसेट्स का एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक। अब एसेट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, पहला जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। मतलब कितना जल्दी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कितना जल्दी एसेट को सेल करके कैश रियलाइज कर सकते हैं। इसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या है?
एसेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कोई भी एसेट अगर उसको बहुत इजीली कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं, कोई भी एसेट अगर उसको इजीली बेच सकते हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट के एक्सचेंज में, तो उसको करंट एसेट्स माना जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, स्टॉक। तो ये हुए करंट एसेट्स के एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए नंबर बी में चलते हैं। नंबर बी में क्या है? फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स क्या है? एसेट्स which cannot be easily and readily converted into cash and cash equivalent। कोई भी एसेट अगर उसको हम लोग इजीली नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट में, मतलब इजीली बेच नहीं सकते हैं, तो उसको फिक्स्ड एसेट माना जाता है। These टाइप ऑफ एसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं या फिर फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, इनको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बिजनेस में ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं। एग्जांपल्स फिक्स्ड एसेट्स का क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट्स। ठीक है ना, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बेसिस क्या है? नेक्स्ट बेसिस है फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे एसेट्स का क्लासिफिकेशन। पहला जो है वो है टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स मतलब assets that have a physical existence, that is touch, feel and see। किसी भी एसेट्स को अगर हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, तो वो टैंजिबल एसेट्स माना जाता है। एग्जांपल्स में आप लोग जानते ही हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे टैंजिबल एसेट्स में आते हैं। ठीक है, नंबर बी में चलते हैं। एसेट्स दैट डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज टच, फील एंड सी। जिस भी एसेट को हम लोग टच, फील या फिर देख नहीं सकते, वो नॉन टेंजिबल एसेट या फिर इनटेंजिबल एसेट माना जाता है। एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट्स, ब्रांड्स, कॉपीराइट्स, ये सारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग फील कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि एसेट्स है, मतलब जानते हैं, इसको हम लोग छू, देख या फिर फील नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। किसी भी एसेट्स का अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वो इंटेंजिबल एसेट माना जाता है। फिफ्थ टर्म है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो जो पैसा हम लोग को मिलता है, जो रेवेन्यू हम लोग को जनरेट होता है बिजनेस का, एसेट्स बेच के, गुड्स बेच के या फिर सर्विसेज बेच के, उसको रिसिप्ट कहा जाता है। ठीक है, जो पैसा बिजनेस के पास आता है वो रिसिप्ट्स कहा जाता है। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? पहला क्लासिफिकेशन है इट इज द अमाउंट, पहला क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज जनरली सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से मिलता है। मतलब अगर बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा? वो गुड्स सेल करेगा, वो सर्विसेज सेल करेगा। तो गुड्स और सर्विस सेल करके जो पैसा आता है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। मतलब बिजनेस का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है उससे जो पैसा आता है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। दीज आर शोन इन द पीएल अकाउंट इन केस ऑफ बिजनेस हाउस एंड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ये पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है बिजनेस हाउस के केस में, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस के केस में। एग्जांपल्स क्या है इसका? सेल प्रोसीड्स, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस which are not revenue in nature, that is not received or receivable in the normal course of business। तो जो पैसा बिजनेस को रिसीव होता है या फिर रिसीवेबल है अगेंस्ट द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। नॉट रेवेन्यू इन नेचर का मतलब क्या है? जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से जनरेट नहीं होते हैं, उन रिसिप्ट्स को हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स मानते हैं। दिस रिसिप्ट्स These receipts are shown in the balance sheet
ऑफ द बिजनेस। तो जो कैपिटल रिसीप्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं बिजनेस का, ठीक है। और रेवेन्यू जो है वो पीएल में जाता है, फाइनल अकाउंट्स में। एग्जांपल्स क्या है कैपिटल रिसीप्ट्स के? सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी बेच के जो पैसा आता है, सेल ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सारे कैपिटल रिसीप्ट्स के जो हैं वो एग्जांपल्स है। तो ये तो हुए रिसीप्ट्स। अब दूसरा टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। तो जो पैसा खर्च होता है, या फिर जो लायबिलिटी बनता है एसेट्स एक्वायर करने के बाद या फिर गुड्स और सर्विसेज बेचने के बाद, वो एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वेजेस एंड सैलरीज पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा। तो ये सारे एसेट्स या फिर गुड्स और सर्विसेज को डील करने में यूज होते हैं, जो खर्च होता है अपना, एक्सपेंडिचर। इसका भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। एक्सपेंडिचर जो है वो जो पैसा खर्च होता है एसेट्स को खरीदने में या फिर कोई एग्जिस्टिंग एसेट उसका कंडीशन इंप्रूव करने में, ठीक है ना। विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कोई भी एसेट वो खराब होके रखा है या फिर उसका कुछ अपडेशन करना है, तो उस एग्जिस्टिंग एसेट को अपडेट करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि उसके बाद, उसका इंप्रूवमेंट के बाद बिजनेस का जो है अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंसर्न। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीप्ट्स के तरह ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर्स और कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं, ये सारे कैपिटल में आते हैं, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द कंसर्न्ड अकाउंटिंग ईयर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो किए जाते हैं द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द कंसर्न्ड अकाउंटिंग ईयर। मतलब जिस भी ईयर में ये किया जाता है उसी ईयर में जो है इसका बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा, जिस भी ईयर में हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं उसका जो इफेक्ट है या फिर बेनिफिट है वो उसी ईयर में हम लोग को मिल जाता है। दीज आर शोन इन द ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट ऑफ द कंसर्न। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स है इंश्योरेंस, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है स्टूडेंट्स के बिटवीन। इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल अक्रू इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो है ये रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब रेवेन्यू तो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन डेफर्ड है। जैसे कि रेवेन्यू में हम लोग ने देखा कि उसी साल के अंदर जो है वो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू में ऐसा नहीं होता है। डेफर्ड रेवेन्यू में क्या है? इट इज एस्टिमेटेड दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल अक्रू इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर। इसका जो बेनिफिट है ये एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर तक मिलता है, ठीक है ना। तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटन ऑफ, मतलब जिस ईयर में इसका बेनिफिट मिलता है उसी ईयर में इसका राइट ऑफ भी हो जाता है, ठीक है ना। एक लमसम इन्वेस्टमेंट होता है, सपोज 50,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। तो एक साल में कितने का अपने को बेनिफिट मिलता है? बिजनेस को कितने का बेनिफिट मिलता है? 10,000 का बेनिफिट मिलता है, 10,000 का बेनिफिट मिलता है। तो हर साल उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से 10,000 डिडक्ट होते जाता है, यानी कि राइट ऑफ होते जाता है। पहले साल
के एंड में 10,000, फिर नेक्स्ट साल के एंड में 10,000, इसी तरह फिफ्थ साल जो 5वां साल है वो खत्म होते होते पूरा 50,000 का बेनिफिट खत्म हो जाता है, पूरा 50,000 राइट ऑफ हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। अगर कोई बड़ा एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर किया जाता है जिसका बेनिफिट जो है 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिलेगा, तो उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर अलग है, एक्सपेंस अलग है, ठीक है ना। इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यानी कि सेल करने के लिए जो कॉस्ट बियर किया जाता है या फिर इनकर किया जाता है उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज अ वैल्यू विच इज बीइंग यूज्ड अप ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो ये भी जिस अकाउंटिंग ईयर में इनकर किया जाता है या फिर स्पेंड किया जाता है उसी अकाउंटिंग ईयर में इसका जो है बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन ये जो एक्सपेंस है ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही किया जाता है, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इट कैन बी, ये एक्सपेंस कैसे मतलब कितने काइंड्स के हो सकते हैं? इट कैन बी नंबर ए कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट एटसेट्रा। सैलरी पेमेंट करते हैं तो ऑफिस का काम होता है, वेजेस पे करते हैं तो फैक्ट्री का काम होता है। अगर हम लोग जो दुकान है या फिर प्रेमाइसेस है उसको रेंट में ले रखे हैं तो रेंट का पेमेंट करते हैं तो बिल्डिंग का यूज हो जाता है, ठीक है ना। ये उसी साल में काउंट किया जाता है। या फिर राइटिंग ऑफ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट इज डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स का अगर वैल्यू डिडक्ट होता है जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है तो उसको भी हम लोग एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका नंबर सी में एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट से अगर कोई अमाउंट रिटर्न ऑफ हो जाता है जैसे कि बैड डेब्ट जो कि डेटर से डिडक्ट होता है तो उसको भी हम लोग एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है ना। नंबर डी में क्या है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स से इन्वेस्टमेंट्स। तो कोई भी एसेट्स का अगर वैल्यू कम हो जाता है जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब उसका मार्केट वैल्यू कुछ और होता है और जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट मतलब एग्जिस्ट करता है, जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट चलता है उसका मार्केट वैल्यू भी चेंज होता है, ठीक है ना। अभी का मार्केट वैल्यू मतलब हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब का मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकता है, कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद उसका मार्केट वैल्यू कम भी हो सकता है। तो जब कम होता है तो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स माना जाता है और तब उसको हम लोग एक्सपेंस में काउंट करते हैं। नंबर ई में क्या है? लास्ट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब आप लोगों को मालूम है जो चीज बिजनेस सेल करता है, बेचता है, उसको प्रोडक्शन करने में या फिर उसको प्रोक्योर करने में जितना पैसा खर्च होता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है। तो वो भी आपका एक्सपेंसेस में आता है क्योंकि उसी गुड्स को सेल करके फिर बिजनेस जो है रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? इसका भी एक नोट है। नोट क्या है? एन एक्सपेंस इज चार्ज्ड दैट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक्सपेंस जो है वो चार्ज या फिर डेबिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एट्थ टर्म क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? It is an expense that has been paid in advance and the benefit of which will be available in the following year or years. तो ऐसा कोई एक्सपेंस जो कि पहले दिया गया हो मतलब एडवांस में पे किया गया हो और जिसका बेनिफिट आने वाले ईयर में या फिर आने वाले बहुत सारे ईयर्स में, आने वाले बहुत सारे सालों में बिजनेस को मिलेगा, उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है, ठीक है ना। एडवांस पेमेंट। This type of expense is shown in the balance sheet under current assets. तो ये जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंडर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका उल्टा, प्रीपेड का उल्टा एकदम। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड। जो ड्यू तो हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। This type of expense is debited to the profit and loss account and also shown under the current liabilities in the balance sheet. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने बोला कि ये ड्यू तो है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माना जाता है। ये कहाँ पे डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है डेबिट साइड में,
और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंदर आता है करंट लायबिलिटीज के अंडर। ठीक है, 10th टर्म चलते हैं, नेक्स्ट वाला। इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, सिंपली इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो जो प्रॉफिट जनरेट होता है बिजनेस को एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, एक पर्टिकुलर साल में, उसको इनकम माना जाता है बिजनेस का। और ये बहुत सिंपल है, रेवेन्यू मतलब सेल्स में से एक्सपेंस डिडक्ट कर देंगे तो इनकम निकल के आता है। रेवेन्यू से एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे तो इनकम निकल के आता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट इज द इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? बिजनेस का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है उससे जो इनकम निकल के आता है। इनकम का मतलब आप लोगों ने देखा 10th टर्म में, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में से जो इनकम निकल के आता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, बिजनेस जो है वो गुड्स सेल करेगा या फिर सर्विस सेल करेगा या फिर दोनों सेल करेगा, तो वो जो बिजनेस का गुड्स और सर्विसेज सेल करने का एक्टिविटी है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में काउंट होता है, तो उससे जो इनकम जनरेट होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट माना जाता है। प्रॉफिट का क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड एंड द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट, ये डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स और सर्विसेज, सेल या फिर सर्विस से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे अगर हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है उस गुड्स को बनाने के लिए जो खर्चा लगा है डायरेक्टली, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज अगर हम लोग बेचते हैं तो उसको बनाने के लिए जो खर्चा लगा है उसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं, और वो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से हम लोग डिडक्ट कर देते हैं, तभी हम लोग को जो है ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट है नंबर बी में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इट इज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर डिडक्टिंग टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द टोटल इनडायरेक्ट रेवेन्यू। इनडायरेक्ट रेवेन्यू, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जो बिजनेस के प्रोडक्शन का एक्सपेंस नहीं है, जो मेकिंग कॉस्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है टोटल इनडायरेक्ट रेवेन्यू से डिडक्ट किया जाता है, ठीक है ना, तभी निकल के आता है नेट प्रॉफिट। इफ द टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंसेस देन द कंसर्न एंजॉयज नेट प्रॉफिट। अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल एक्सपेंसेस में से तब बिजनेस को नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बट इफ द टोटल एक्सपेंसेस इज मोर देन टोटल इनकम देन द कंसर्न सफर्स नेट लॉस। अगर टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा है टोटल इनडायरेक्ट इनकम में से, तब बिजनेस को नेट लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या है? इट इज द अकाउंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स। तो बिजनेस अगर गुड्स खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, तो उसका हिसाब जहां पे रखा जाता है, जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, उस अकाउंट को परचेज बोला जाता है। अब परचेज का भी क्लासिफिकेशन है, देखिएगा। परचेजेस इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश में भी खरीदारी हो सकता है, क्रेडिट में भी खरीदारी हो सकता है, तो दोनों का हिसाब परचेज में काउंट किया जाता है, दोनों का हिसाब परचेज अकाउंट में रखा जाता है। इन केस परचेजेस बाय कैश इट्स कॉल्ड कैश परचेज। अगर नगद में या फिर कैश में खरीदा जाता है तो कैश परचेज माना जाता है। whereas इफ मेड ऑन क्रेडिट इट्स कॉल्ड क्रेडिट परचेज, या फिर अगर क्रेडिट पे परचेज है तो उसको क्रेडिट परचेज कहा जाता है। 13th नंबर में क्या है? परचेजेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है ना। दोनों का एक ही मतलब है, परचेज रिटर्न का मतलब और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब सेम है। क्या है? गुड्स रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, मे इट बी डिफेक्टिव और वॉट एवर एल्स। अगर सेलर को गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड माना जाता है। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है? It is the account used to record either the sale of finished goods from the raw materials procured or goods which are purchased for the purpose of resale. तो सेल्स एक अकाउंट है, इसमें क्या चीज का हिसाब रखा जाता है? फिनिश गुड्स को बेच के
जो पैसा आता है, ठीक है ना, या फिर फिनिश गुड्स का जो हिसाब है, अगर रॉ मटेरियल परचेस करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है तब, तो फिनिश गुड्स सेल करके जो पैसा आता है उसका हिसाब सेल्स अकाउंट में रखा जाता है। या फिर अगर बिजनेस रीसेल में डील करता है, मतलब कहीं से खरीद के उसको वैसे ही उसी फॉर्म में दूसरे कस्टमर को बेच देता है, ठीक है ना, जो कि रीसेल कहा जाता है, तो रीसेल का हिसाब भी सेल्स में रखा जाता है। सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर बेचा जाता है और दूसरा रीसेल कर दिया जाता है, तो दोनों का हिसाब सेल्स में दिखाया जाता है। सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जैसे कि परचेज है, परचेज के तरह सेल्स में भी दो तरीके की सेल्स हो सकते हैं, कैश का भी सेल हो सकता है, क्रेडिट का भी सेल हो सकता है। अगर कैश में सेल करते हैं तो कैश सेल्स कहा जाता है, अगर क्रेडिट में सेल करते हैं तो क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। चलिए 15th में चलते हैं। सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, तो दोनों का एक ही मतलब है, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड का। गुड्स रिटर्न्ड बाय द परचेजर फॉर एनी रीजन, ठीक है ना, तो अगर परचेजर गुड्स रिटर्न करता है तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स रिटर्न बनता है या फिर रिटर्न आउटवर्ड बनता है। 16th, revenue from operations. It is the revenue earned by a business, firm or company from its operating activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है उससे जो रेवेन्यू अर्न होता है या फिर जनरेट होता है बिजनेस को। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैन बी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ नॉन फिनेंशियल एंटरप्राइजेस। नॉन फिनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए गुड्स का सेल होना या फिर सर्विस का सेल होना रेवेन्यू ले आता है, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माना जाता है। या फिर जो फिनेंशियल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए इंटरेस्ट अर्न करना या फिर डिविडेंड रिसीव करना, ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में माना जाता है। 17th, नेक्स्ट टर्म क्या है? स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। इट इज अ टैंजिबल एसेट, इट इज अ टैंजिबल एसेट हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये एक टैंजिबल एसेट है, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के पहले में देखा था टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है। तो स्टॉक एक टैंजिबल एसेट है, वहां पे एग्जांपल भी लिखा हुआ था, हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस होल्ड करके रखता है बेचने के पर्पस से, और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। तो या तो स्टॉक अगर रीसेल का है तो स्टॉक करके रखा जाता है, फिर उसको वैसे ही बेच दिया जाता है कस्टमर को जब सेल्स होता है तब। या फिर अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नेचर है तो ये स्टॉक जो है वो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए खरीदा जाता है, उससे फिनिश गुड्स बनाया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। तो स्टॉक जो है वो फिनिश गुड्स का भी हो सकता है या फिर रॉ मटेरियल्स का भी हो सकता है। दोनों के केस में हम लोग उसको स्टॉक या फिर इन्वेंट्री बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है? द होल्ड ऑफ स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में जो स्टॉक रहता है बिजनेस के पास, उसको ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री माना जाता है। दैट इज स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। लास्ट अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो स्टॉक है वो इस अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। नंबर बी में क्या है? क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। द होल्ड ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो स्टॉक बिजनेस के पास बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री माना जाता है। सी में क्या है? स्टॉक दैट इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स। एग्जांपल, स्टॉक ऑफ क्लोथ टू बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग शर्ट्स। तो जो रॉ मटेरियल्स के स्टॉक होते हैं, ठीक है ना, जिसको मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिससे फिनिश गुड्स बनाया जाता है, तो उसको हम लोग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है, स्टॉक ऑफ क्लोथ टू बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग शर्ट्स। शर्ट सिलाई करने के लिए जो कपड़े का टुकड़ा होता है उसको इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल या फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डी, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट कंसिस्ट्स ऑफ दैट स्टॉक विच इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश्ड, जो कि आधा खत्म हुआ है, अधूरा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस या फिर WIP बोलते हैं। दैट इज पार्टली फिनिश्ड गुड्स।
ये तो हुए स्टॉक के क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या है? इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो पैसा बिजनेस को मिलने का है, अभी तक नहीं मिला है, गुड्स सेल करके या फिर सर्विसेज सेल करके या फिर दोनों सेल करके, जो पैसा अभी तक नहीं आया है लेकिन आने का है, उसको ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाता है। ऑल्टरनेटिवली आप लोग देखिएगा, इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो पैसा कस्टमर से अभी तक ड्यू है उसको ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। मतलब ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं इसको, दिस इज द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, ये डेटर्स का वैल्यू और बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू दोनों को सम अप करके निकलता है। डेटर्स का मतलब क्या है? डेटर्स का मतलब है डेटर इज ए पर्सन और एन एंटिटी who owes amount to the business against credit sales of goods and or services rendered। तो डेटर कौन है? डेटर एक पर्सन है और एक या फिर एंटिटी भी हो सकता है जिसको पैसा देना है, जिसको बिजनेस ने क्रेडिट सेल किया है गुड्स का या फिर सर्विसेज का। द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अ डेटर। तो जिसको क्रेडिट में माल बेचा गया है या फिर गुड्स बेचा गया है उसको डेटर बोला जाता है, क्योंकि वो ही पैसा देगा। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है? बिल्स रिसीवेबल का मतलब है, बिल्स रिसीवेबल मीन्स a bill of exchange accepted by a creditor the amount of which will be received on the specified date। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है और जिसमें ये कहा जाता है, ये एक स्पेसिफाइड डेट कहा जाता है या फिर मेंशन किया जाता है कि इस डेट के अंदर या इसी डेट में जो है वो ड्यू पेमेंट कर दिया जाएगा। अग्रीमेंट होता है, लीगल अग्रीमेंट। 19th क्या है? 19th में 19th टर्म ट्रेड पेबल। इट इज द अमाउंट पेबल। तो रिसीवेबल के केस में रिसीवेबल होता है, पेबल के केस में इट इज द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो क्रेडिट में खरीदारी करता है गुड्स का, उसको देने का बात है। तो जो खरीदारी करता है, ये परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है पेबल। तो इट इज द अमाउंट पेबल, किसको पे करेगा? ऑफकोर्स सेलर को। कौन पे करेगा? परचेजर। तो फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो पैसा देने का है गुड्स या फिर सर्विसेज के परचेज के अगेंस्ट में, उसको ट्रेड पेबल माना जाता है। मतलब ऑल्टरनेटिवली अगर इसको समझे, इट इज द अमाउंट ड्यू टू द सेलर। जो गुड्स बेचा है उसको जो अमाउंट देने का बात है, ड्यू है, अभी तक नहीं दिए हैं, उसको हम लोग ट्रेड पेबल बोलते हैं। ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइज, दिस इज द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जोड़ के उसका सम करके फिर निकलता है। ठीक है, चलिए क्रेडिटर्स का मतलब जानते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? क्रेडिटर इज ए पर्सन, creditor is a person or an entity to whom a business owes amount against credit purchase of goods and or services taken। तो क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर वो पर्सन है या फिर वो एंटिटी है जिसको पैसा मिलने का है, मतलब जिसने क्रेडिट सेल किया है, तो जिसको पैसा मिलने का है अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। ठीक है ना? या फिर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो जिसने भी हमको, मतलब हम अगर परचेजर हैं तो जिसने भी हमको क्रेडिट में गुड्स या फिर सर्विस बेचा है तो वो हमारा क्रेडिटर हुआ। द पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अ क्रेडिटर। तो वही एंटिटी, वही पर्सन जो कि क्रेडिट में गुड्स बेचता है उसको क्रेडिटर बोला जाता है। तो नेक्स्ट हुआ आपका बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल को जोड़ के निकलता है जो ट्रेड पेबल है वो। तो बिल्स पेबल मीन्स a bill of exchange accepted by a creditor the amount of which will be payable on a specified date। तो ये भी क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है और इसका भी जो है एक स्पेसिफाइड डेट के अंदर पेमेंट हो जाता है। नेक्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट, 20th टर्म। इट इज द रिडक्शन इन प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। तो ये जो है एक प्राइस रिडक्शन है, एक प्राइस रिडक्शन है जो कि सेलर करता है परचेजर को। ठीक है, परचेजर को
when they buy goods of certain quantity और वैल्यू, मतलब ज्यादा क्वांटिटी का खरीदने से या फिर ज्यादा वैल्यू का खरीदने से सेलर जो डिस्काउंट देता है परचेजर को, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। नेक्स्ट होता है 21st में कौन सा टर्म है, कैश डिस्काउंट। इट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। अगर टाइम से पेमेंट कर दिया जाता है तो सेलर कुछ डिस्काउंट परचेजर को तब भी देता है, उसी डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लॉस फॉर द पार्टी अलाउिंग डिस्काउंट। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, वेयर एज गेन फॉर द पार्टी रिसीविंग इट, और जो कस्टमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेन है। 22nd में क्या आता है, रीबेट। रीबेट का मतलब क्या है, इट इज द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। तो ये गुड्स सेल के बाद आता है प्राइस रिडक्शन, इसमें भी प्राइस रिडक्शन होता है लेकिन सेल्स के बाद आता है। क्यों आता है देखिए, इट इज अलाउड फॉर द रीजन अदर देन दैट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट वाला मैटर नहीं है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट के केस में बल्क में खरीदारी करने से या फिर ज्यादा वैल्यू का चीज खरीदने से तब वो मिलता है, लेकिन ये उस टाइप का नहीं है, ये दूसरा है। अदर देन द ट्रेड डिस्काउंट से फॉर पुअर या फिर डिफेक्टिव क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर खराब क्वालिटी का चीज निकलता है सेल्स के बाद ये पकड़ में आता है, तब जो सेलर है वो बायर को कुछ रिडक्शन इन प्राइस देता है, जिसको हम लोग रीबेट बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए 23rd नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इरिकवरेबल। तो अगर जिससे पैसा आने का है, मतलब डेटर से पैसा आने का है, अगर डेटर से पैसा नहीं आया, किसी कारण ऐसा पता चला कि डेटर पैसा नहीं देगा या फिर नहीं दे पाएगा, तब जो अमाउंट डेटर से ड्यू होता है उसको बैड डेब्ट कहा जाता है। ठीक है ना। इट इज बेसिकली अ लॉस फॉर द बिजनेस। ऑफ कोर्स अगर पैसा नहीं मिलेगा डेटर से, डेटर्स एसेट हुआ, तो एसेट से अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ या फिर पैसा नहीं आएगा तो उसको लॉस ट्रीट किया जाएगा। तो बैड डेब्ट जो है वो एक लॉस है। 24th टर्म में चलते हैं, सेकेंड लास्ट टर्म, डेप्रिसिएशन। इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू द यूजेज ओवर टाइम। तो बहुत टाइम यूज करने के बाद या फिर ड्यू टू द यूजेज ओवर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम यूज करने के बाद जो वैल्यू डिडक्ट होता है एसेट का, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। एक एसेट अगर ज्यादा दिन तक हम लोग यूज करेंगे तो उसका धीरे धीरे उसका जो है वो एफिशिएंसी कम होते जाता है और एक टाइम के बाद वो एकदम ऑब्सोलेट हो जाता है। तो ये जो धीरे धीरे उसका एफिशिएंसी कम होते जाता है, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और ड्यू टू एन ऑब्सोलेंस, तो ये एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है या फिर ऑब्सोलेंस के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है आज का लास्ट टर्म, 25th टर्म, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, इट इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। तो कोई भी प्रोप्राइटर या फिर कोई भी पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ करता है बिजनेस में से, तो उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। जैसे कि हम लोग कैपिटल के केस में देखे थे कि कैपिटल रिड्यूस हो जाता है ड्रॉइंग्स करने से। ड्रॉइंग्स सो टेकन आर वैल्यूड एट परचेस कॉस्ट। तो जब ड्रॉइंग्स होता है तो उसको परचेस कॉस्ट में काउंट किया जाता है। परचेस कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट दोनों रहता है, तो परचेस कॉस्ट में काउंट किया जाता है। ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ओनर्स। तो ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट जो है ओनर्स का वो कम कर देता है। ये हम लोग ने कैपिटल वाला टर्म में देखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर और द पार्टनर। तो जो ड्रॉइंग्स है, जो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स है, वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होता है और वो डिडक्ट हो जाता है कैपिटल में से, प्रोप्राइटर का या फिर पार्टनर का जो कैपिटल है, जब बैलेंस शीट बनाया जाता है, व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ठीक है ना। चलिए 25 टर्म खत्म हुआ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।